हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ सवाल थे होम बुटीक से रिलेटेड। आज मैं उन्हीं का जवाब दूंगी। हो सकता है आप सबके किसी काम भी आ जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल है, अगर आप घर पर होम बुटीक करना चाहते हैं तो उसके लिए रेट लिस्ट कैसे बनाएं? अगर आप अपने काम की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप घर से ही सिलाई करना चाहते हैं तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि रेट लिस्ट मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कुछ समझ नहीं आता है कि कितना रेट लें, कितना रेट ना लें। तो देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो है आसपास जो कपड़े सिलते हैं ना, जो उनके रेट मतलब सबसे पहले तो उनका रेट पता कीजिए, वो कितनी सिलाई लेते हैं कपड़ों की, और उनसे आप 20-30 रुपए कम ही लेना स्टार्ट करिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें रेट कम ही लेने होते हैं। जब हमारी स्टिचिंग लोगों को पसंद आने लगती है, अच्छी लगने लगती है, तो धीरे धीरे जब कस्टमर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आने लगते हैं, तो हम उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पैसे बढ़ा देते हैं। देखिए, जब हमें स्टिचिंग करनी होती है तो चीज़ें हमें अपने हिसाब से करनी होती हैं और रेट भी कम करने होते हैं, तभी हमारे कस्टमर आना शुरू करेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कस्टमर अगर बनाने हैं तो रेट लिस्ट आपको कम रखनी ही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा भी कम लेंगे पैसे तो मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छी सिलाई नहीं आती होगी, अच्छी सिलाई मतलब फिनिशिंग वगैरह नहीं कर पाती होंगी, इसीलिए इनका रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले आप अपने आसपास सिलाई का रेट पता करिए कि वो लोग कितना लेते हैं, उससे आप 20-30 रुपए कम लेना स्टार्ट करिए। आपके यहाँ कस्टमर की लाइन लगेगी धीरे धीरे करके। तो रही बात सिलाई करते हुए डर लगता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि एक दो कस्टमर के सूट सिलकर या फिर ब्लाउज सिलकर देखेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। देखो, आपको अपने खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने कपड़े सिल लेते हो, अपने घर वालों के कपड़े सिल लेते हो और आपको पता है कि आप अच्छी सिलाई करते हो या फिर आप और भी अच्छी तरीके से उसको बना सकते हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस होकर काम करना स्टार्ट करो। अगर खुद पर डाउट करोगे तो गड़बड़ ज़रूर होगा। अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है, पक्का विश्वास है, तो आप काम को डेफिनेटली पूरा कर लोगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है सिलाई। देखो, अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो आप एग्जैक्टली कर सकते हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, गलती किसी से भी हो सकती है। जो बड़े बड़े टेलर लोग होते हैं ना, उनके यहाँ भी बहुत सारी कंप्लेंट जाती हैं। आप ज़रूर पता करिएगा, उनसे भी कभी ना कभी कपड़े ख़राब होते हैं। तो इसलिए गलतियों से ही इंसान सीखता है, इसलिए काम करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत गलती हो गई, लेकिन अगर आप स्टिचिंग करना जानते हो तो आप उसे सही भी कर सकते हो। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और सही बात है, कितनी बार मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो बुटीक होते हैं ना, उनसे भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल है, घरों में भी सिलने वाले लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, और जो बुटीक वाले होते हैं उनसे भी गड़बड़ हो ही जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि कभी कभी जैसे आप अपने कपड़े सिलते हो और वो ख़राब हो जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती होगी। तो देखिए, अगर हम कपड़ों को स्टिच कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बाय चांस सभी से हो जाती है, और सिलाई करते करते वो चीज़ें आप सही भी कर सकते हो, और सिलाई करते करते सारी प्रॉब्लम्स का पता भी हो जाता है। और रही बात फिटिंग का, तो कभी कभी फिटिंग भी टाइट ढीली हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, काफ़ी टाइम से मैं सिलाई कर रही हूँ लेकिन फ़िटिंग नहीं आती और फिनिशिंग भी नहीं आती। तो देखिए, जब हम धीरे धीरे काम करते हैं तो स्पीड और फिनिशिंग तभी आती है। तो मेरे पास एक सवाल था कि जब मैं सूट सिलती हूँ तो एक सूट सिलने में 2-3 दिन हो जाते हैं, और कभी कभी 3-4 घंटे में सिल लेती हूँ।
तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम कपड़े सिल रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, अधिकतर जो हाउसवाइफ क्या होती है ना, जब वो सूट सिल रहे होते हैं तो उस सूट को आलस में टाल मटोल कर देते हैं कि मतलब अभी नहीं, आगे टाइम होगा तब सिल लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को देखना चाहते हो कि आप कितनी देर में सिल पाते हो, तो आपको एक टाइम सेट करना होगा कि हमें इसी टाइम से इस टाइम तक हमें सिलाई करनी है, ठीक है। तो एक सूट सिलने का 1 घंटा आराम से लगता है, मुझे तो 1 घंटा लगता है सलवार सूट सिलने में। तो 1 घंटे में मैं सूट और सलवार दोनों स्टिच कर लेती हूँ। अगर घर का काम है तो मतलब 2 घंटे भी लग सकते हैं सिलने में। देखो, अगर आप 1 या 2 दिन में सिलाई कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है इसका, तो इसको हम कहते हैं आलस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखो और काम करना शुरू करेंगे तो स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। अब मैं बहुत सारे लोग को देखा है कि सिलाई कर रहे हैं तो बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। तो ऐसा करने से ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और ना ही फिनिशिंग आएगी और ना ही आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सिलाई करिए, बाद में अपना फ़ोन वगैरह चेक करिए जो भी है। तो अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको अपने काम में फिनिशिंग लानी है, तो सबसे पहले अपने आप से वादा करना होगा कि अभी हमें 1 घंटे में एक सूट पूरा कंप्लीट करना ही करना है। 1 घंटे का अगर वादा करके आप स्टिच करोगे तो 2 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जब आप लगातार काम करोगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे और भी मतलब बढ़ जाएगी। तो आप 2 घंटे की जगह 1 घंटे भी सिलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपको मतलब पूरा फोकस करना है सिलाई में, क्योंकि यही हमारा मेन मकसद है कि हमें अच्छे से स्टिचिंग करना है और अच्छे से सक्सेस प्राप्त करना है ना। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि एकांत में जब आप सिलाई करोगे तो आपका मन भी लगेगा काम करने में और चीज़ें गलत भी नहीं होती हैं और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। क्योंकि जब ध्यान इधर उधर बट जाता है हमारा, तब मेरा सिलाई में मन भी नहीं लगता है अच्छे से और उतना फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखकर बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी कर सकते हो और अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। देखिए, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी बुटीक ओपन करने जा रहे हो या फिर स्टिचिंग कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने काम को कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होता है या फिर डरने की क्या ज़रूरत है आपको, है ना। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो देखिए, गलतियाँ सभी से होती हैं, हर इंसान से होती हैं, क्योंकि बिना गलती के तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हमारे यहाँ हमारे में मिस्टेक क्या है। तो गलती से ही इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेफिक्र होकर आप कटिंग करना स्टार्ट करिए। और एक चीज़ और, जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर पर मार्किंग करके कटिंग कर लीजिए। इससे क्या रहता है, आपका कपड़ा जो कस्टमर का होगा वो ख़राब भी नहीं होगा। और पेपर पर कटिंग करेंगे, अगर गलती होगी भी तो पेपर पर गलती होगी। और उसके बाद आप अपने मेन फैब्रिक पर जब वो सही हो जाए पेपर का, जितना ड्राफ्टिंग आपने की है, उसके बाद आप मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इससे आपका कपड़ा भी नहीं ख़राब होगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपका डर जो है वो भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है बहुत ज़रूरी कि आपकी जो कैंची होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ चलनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कैंची हम लोग ऐसी पकड़ लेते हैं कि उससे मतलब कागज़ तो कट नहीं सकता है, आप उसको कपड़े काटने के लिए रख लेते हो। तो इससे क्या रहता है, कपड़ा अगर आप कट करोगे तो कपड़े में अगर कैंची में धार नहीं होगी तो कपड़ा इधर उधर खिसकता है, तो कहीं ना कहीं कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे 2-4 पार्ट आपने एक साथ रख लिए, कट कर रहे हैं और कैंची छूट छूट कर अगर चल रही है तो कपड़ा हमारा इधर उधर खिसक जाता है। उससे आपका जो कपड़ा है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा और आपके ब्लाउज की या फिर सूट की फिटिंग नहीं आएगी अच्छे से। इसलिए कैंची भी धारदार होनी चाहिए अच्छे से। और रही बात आगे की मतलब ऑयलिंग वगैरह, तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को अच्छे से ऑयलिंग करते रहिए ताकि वो स्मूथ चले। और स्मूथ चलेगी तो मतलब वैसे भी आपका धागा नहीं तोड़ेगी और दूसरा आपकी मशीन अच्छे से चलेगी। नेक्स्ट चीज़ है, जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो आप कपड़ा कटिंग करने की जगह पे बिल्कुल साफ़ जगह होनी चाहिए। चाहे आप ज़मीन पे कटिंग कर रहे हैं या फिर काउंटर पे कर रहे हैं या फिर कहीं टेबल पे कर रहे हैं, तो उस जगह पे बिल्कुल फिनिशिंग वाली जगह होनी चाहिए। अच्छे से आप वहाँ पर क्लीन कर लीजिएगा तभी कटिंग करिएगा।
और साथ में ही जब आप कटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे बिगनर्स लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे उनके पास चॉक वगैरह नहीं होती है तो वो मार्कर का यूज़ कर लेते हैं या फिर पेन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे से कोई चॉक वगैरह लीजिए या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं टुकड़ा, जो कि बहुत ही अच्छा पक्का वाला आता है एक, तो वो ले सकते हैं। लेकिन आप पेन और मार्कर वगैरह यूज़ मत करिएगा, उससे आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा और वो कभी छूटता भी नहीं है, कस्टमर भी आपके बिगड़ेंगे। तो इससे अच्छा है आप ऐसा काम करिए कि आपके कस्टमर बने ना कि जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सूट में लगाने वाली हूँ, पलटने वाली हूँ इसमें, जो कि वर्क है और ये स्टोन लगे हुए हैं। तो यही मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पलटना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, एक चीज़ और आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। तो देखिए ये स्टोन ऊपर से लगे हुए हैं, बैक साइड पे यहाँ पर कोई भी स्टोन नहीं लगे हैं। तो पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे हमें यहाँ पर कहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं, ठीक है। वर्क होता है तो पता चल जाता है हमको। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से चॉक चलाएंगे, क्योंकि स्टोन है तो थोड़ा सा जगह उभरी है। तो जब हम इस तरीके से चॉक चलाएंगे किनारे किनारे पर, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारे स्टोन लगे हुए हैं। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए आप लोग तो देख ही लेंगे, चलिए आप सबसे हम बातें करते हैं। तो अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो और तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना ही होगा। मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो लोगों का कहना था कि मतलब बाहर इतने अच्छे से बुटीक हैं और इतनी अच्छी सिलाई आती है, तुम्हारे पास कोई भी सिलवाने नहीं आएगा, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो मैंने अपने मन में ठान लिया था, कोई बात नहीं, मुझे जैसे भी सिलाई आती है मैं स्टार्ट करूँगी, रेट कम रखूँगी। धीरे धीरे जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी और जो चीज़ें नहीं आती हैं ना वो भी सीख जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास बहुत कम कपड़े आते थे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते गए और नई नई चीज़ें मैं सीखती गई। तो अभी इस टाइम पे मैं XYZ सारी चीज़ें बना लेती हूँ लेडीज़ का, चाहे वो लहंगा हो, लाचा हो, हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, पैंट वगैरह। और जब मैंने सिलाई सीखी थी, सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाउज़ सीखे थे और फ्रॉक जो होती हैं वो सीखी थी। बाकी रही बात सूट की, तो सूट सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक दिन सीखा था और जिन्होंने सिखाया था उनको भी उतना अच्छे से नहीं आता था। तो गांव में तो आप सबको पता ही होता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है किसी को। तो वही उन्होंने चॉक सिर्फ एक बार बताया था उन्होंने फ़ोल्ड करना, और उन्होंने गलत तरीके से बताया था कि मतलब चॉक जो होती है, जो मतलब दामन वाला पार्ट होता है सूट का, तो वो हम जो चॉक बनाते हैं वो नीचे साइड से बनाते हैं फ़ोल्ड करना। तो उन्होंने जो बताया था वो ऊपर से बताया था, एरिया होता है वहाँ से बताया था। तो उसको सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने दोबारा सिलाई नहीं सीखी। मैंने देख कर सूट सिलना स्टार्ट किया है, उन्हीं से मैं देख के सीखी हूँ। तो लोग कहते भी हैं गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है, तो वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने थोड़ा सा सिलाई सीखा था, बट थोड़ी चीज़ों को मैं देख कर सीखती गई और आज ऐसा दिन है कि मैं सारी चीज़ें सिल भी लेती हूँ और मैंने बाहर बुटीक भी डाला था। तो जब हमें काम करने की सोच लें तो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप भी करना चाहते हैं तो दुनियादारी छोड़कर अपना काम स्टार्ट करिए और बढ़िया ईमानदारी से करिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट